हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग कैपिटल। आई होप आप सब ने एसएससी जेईई की तैयारी शुरू कर दी होगी। अब आपकी तैयारी अच्छी है या नहीं है, आप जो तैयारी कर रहे हैं वो सही है या नहीं है, इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए मैं आपके लिए डेली के प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहा हूँ। इससे पहले हम ऑलरेडी 9 टेस्ट बना चुके हैं। आप चाहें तो पहले उनको देख लीजिए, उसके बाद आप चाहें तो ये वाला वीडियो भी देख सकते हैं, क्योंकि उसमें मैंने थोड़े से सिंपल क्वेश्चंस लगे हैं। अगर आपका ऑलरेडी सिलेबस कवर हो चुका है तो आप इस वीडियो के साथ आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं सारे व्यूअर्स से ये कहना चाहूँगा कि आप स्टार्ट करने से पहले अपने पास एक पेज और पेन रखिए, ताकि हर क्वेश्चन का आंसर आप उसमें लिखिएगा कि आपको इसका क्या ऑप्शन सही लगता है, ताकि आप अपने आंसर को बदल ना सकें। और जो भी आप आंसर लिख रहे हैं अगर वो सही है तो आप उसके लिए अपने आप को 1 मार्क्स अलॉट करिए, और अगर गलत हो जाता है तो -0.25 मार्क। इससे आपको फाइनल एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग का इफेक्ट भी पता चलेगा। साथ ही साथ जो क्वेश्चन हम मक्कारी कर देते हैं कि यार ऑप्शन ए है और उसका आंसर बाद में बी निकलता है, तो हम सोचते हैं कि हाँ हम बी ही बोल रहे थे, तो वो जो मक्कारी है वो भी हमारी यहाँ से डिलीट हो जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन के साथ। मेरा नाम है आकाश श्रीवास्तव और हम एसएससी जेईई के सिविल इंजीनियरिंग के टारगेट लेकर प्रैक्टिस टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 इज सर्ज इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्शन ए स्टीडी रैपिडली वेरिड फ्लो, ऑप्शन बी अनस्टीडी रैपिडली वेरिड फ्लो, ऑप्शन सी स्टीडी ग्रेजुअली वेरिड फ्लो, एंड ऑप्शन डी अनस्टीडी ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। सर्च की बात कर रहा है। सर्च आपका किसका एग्जाम्पल होता है, इसमें से हमें चूज़ करना है। क्वेश्चन तो सिंपल है पर ऑप्शन सिंपल नहीं है, क्योंकि ऑप्शन थोड़े से कंफ्यूजिंग हैं। तो आराम से आप ऑप्शन को पढ़िए और अपने आंसर को अपने कॉपी में आप लिखिए, ताकि आप बाद में अपने आंसर को चेंज ना करें। तो आई थिंक सबको पता होगा, इसका आंसर है ऑप्शन बी, अनस्टीडी रैपिड फ्लो होता है जो सर्ज होता है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंड्रॉइड बैरोमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग, ऑप्शन ए वेलोसिटी, ऑप्शन बी प्रेशर, ऑप्शन सी डेंसिटी, एंड ऑप्शन डी डिस्चार्ज। आपको जो भी सही आंसर लगता है उसे आप लिखिए अपनी कॉपी में। अब देखिए ये क्या है, बैरोमीटर है, तो बैरोमीटर किसके लिए मेजर करने के लिए होता है, प्रेशर को मेजर करने के लिए होता है। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज़ बी प्रेशर। ठीक है, एंड्रॉइड बैरोमीटर जो है एक डिवाइस होती है जिससे हम प्रेशर का मेजरमेंट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, विस्कोसिटी इज ड्यू टू ऑप्शन ए सरफेस टेंशन, ऑप्शन बी कोहेशन, ऑप्शन सी रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल्स, एंड ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। आपसे पूछा है विस्कोसिटी किसके कारण होती है। आपको जो भी इसमें ऑप्शन सही लग रहा है आप उसे टिक करिए, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा ये हल्का सा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अभी। आप पहले इसका आंसर जो आप चूज़ करना चाहते हैं उसे चूज़ करके लिखिए, उसके बाद हम इसे डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो अब देखिए विस्कोसिटी, अब 2 तरह के फ्लूइड हैं हमारे पास। हमारा जो फ्लूइड है वो कैसा है, एक तो लिक्विड है और दूसरा गैस है। तो जो लिक्विड होते हैं, लिक्विड में विस्कोसिटी का कारण होता है कोहेशन, और गैस है, गैस में विस्कोसिटी का कारण होता है रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल। फिलहाल आपसे नहीं बोला था कि विस्कोसिटी किसकी पूछी, मतलब आपसे लिक्विड या गैस में से कुछ स्पेसिफाई नहीं किया था, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। अगर आपसे बोल देता लिक्विड तो उसका आंसर हो जाता कोहेशन, और आपसे बोल देता गैस तो उसका आंसर हो जाता रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन 4, यूलर्स इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ऑप्शन ए एनर्जी पर यूनिट वेट, ऑप्शन बी अनस्टेडी फ्लो इक्वेशन, ऑप्शन सी मोमेंटम इक्वेशन, एंड ऑप्शन डी स्पेसिफिक एनर्जी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यूलर्स इक्वेशन आपकी एक मोमेंटम इक्वेशन है, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि वो किस फॉर्म में लिखी जाती है, उस फॉर्म के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, तो आप उसको भी तैयार करिएगा कि पर यूनिट वेट होती है, पर यूनिट मास होती है, पर यूनिट वॉल्यूम होती है, इस पे क्वेश्चन आता है, तो उसे भी आप तैयार करिएगा। आगे बढ़ते हैं। द डायमेंशन ऑफ वोर्टिसिटी इज, ऑप्शन आर टी, ऑप्शन आर टी टू द पावर -1, ऑप्शन सी टी टू द पावर 2, टी टू द पावर -2। इन ऑप्शन में से हमें चूज़ करना है वोर्टिसिटी के बारे में। वोर्टिसिटी क्या होती है, वोर्टिसिटी को हम क्या ओमेगा
ओम से डिनोट करते हैं, ओम इज इक्वल टू 2 इंटू ओमेगा, ओमेगा इज़ द एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी के एक्चुअल मेजरमेंट को हम बोलते हैं वोर्टिसिटी। तो जो यूनिट ओमेगा की होती है वही यूनिट आपकी ओम की भी होगी, यानी वोर्टिसिटी की भी होगी। तो आपकी जो ओमेगा की यूनिट होती है वो होती है रेडियन पर सेकेंड, और अगर इसकी डायमेंशन की बात करें तो वो होता है T⁻⁻1। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज़ ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द हेड लॉस इन टर्बुलेंट फ्लो इन पाइप वेरीज। ऑप्शंस आर ए डायरेक्टली एज द वेलोसिटी, ऑप्शन बी इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, ऑप्शन सी इनवर्सली एज स्क्वायर ऑफ डायमीटर, ऑप्शन डी डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। आपसे बोल रहा है हेड लॉस का वेरिएशन कैसा होता है। अगेन क्वेश्चन सिंपल है, ऑप्शन टिपिकल है, तो ऑप्शन को आप आराम से पढ़िए और उसको चूज़ करिए, उसके बाद टिक करिएगा। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज़ ऑप्शन डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एज द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। हमें पता है एच एफ इज इक्वल टू क्या होता है 4FLV² अपॉन GD, ठीक है। तो V के स्क्वायर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7। इन लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल मेथड ऑफ एस्टिमेशन द लेंथ ऑफ द वॉल इज द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द वॉल्स एंड, ऑप्शन ए breadth of wall, option B half breadth of wall on each side, and option C one breadth of wall on each side, and option D none of the above। तो आई होप ये क्वेश्चन आप सब पे बनता होगा, QSC का सबसे बेसिक क्वेश्चन है। इसका आंसर है ऑप्शन बी हाफ ब्रेथ ऑफ वॉल ऑन ईच साइड। हर ब्रेथ जो वॉल है उसकी ब्रेथ को हाफ हम ऐड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। द प्लान ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल with centerline dimensions of the outer wall as 10.3 and 17.3 meter, then its carpet area is in meter square। मीटर स्क्वायर में हमें एरिया बताना है। तो देखिए क्वेश्चन तो थोड़ा सा सिंपल है, कैलकुलेशंस वगैरह हो सकती हैं थोड़ी बहुत। तो देखते हैं क्या पूछ रहा है। आउटर वॉल की डायमेंशंस कितने दिए 10.3 एंड 17.3, और आपसे क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चीज़ें शायद मिसिंग हैं। आपसे कोई जो वॉल की थिकनेस है वो भी इसमें गिवन थी, वो आपकी 0.3 मीटर थी। तो आप क्या करेंगे इसमें से माइनस कर देंगे 10.3 माइनस 0.3 मल्टीप्लाई बाय 17.3 माइनस 0.3। ये जो 0.3 है ये वॉल की थिकनेस थी, वो शायद इस ऑप्शन में लिखा रहना भूल गया है। तो इसका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यह जाएगा 10 इंटू 17, इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 170, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, ठीक है। तो ध्यान रखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो जो आंसर आएगा वो जनरली इसी तरह आता है 150 170 इस तरह के आंसर आएंगे, और आपका जो भी पॉइंट के बाद की डिजिट होगी उतनी ही वॉल थिकनेस देगा, तो वो एलिमिनेट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। एस्टिमेट एक्सपेक्टेड टू बी लीस्ट एक्यूरेट इज, ऑप्शन ए सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, ऑप्शन बी प्लिंथ एरिया एस्टिमेट, ऑप्शन सी डिटेल एस्टिमेट, एंड ऑप्शन डी रिवाइज एस्टिमेट। आपसे पूछ रहा है कब सबसे कम एक्यूरेट जो एस्टिमेट होता है वो कौन सा होता है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन सी जो है वो तो क्या है सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है, मोस्ट एक्यूरेट है, तो ऑप्शन सी तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता। सेकंड देखिए अब ये ऑप्शन डी देखिए रिवाइज एस्टिमेट, रिवाइज एस्टिमेट तभी बनाया जाएगा जब आपने पिछले जो भी एस्टिमेट है उसको और स्टडी करके उससे और एक्यूरेट करने की कोशिश करी होगी, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। सिमिलरली सप्लीमेंट्री एस्टिमेट भी नहीं हो सकता, इसके लिए भी आपको पुराने एस्टिमेट को स्टडी करना पड़ेगा और फिर नई चीज़ें उसमें इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो आपके जो ऑप्शन बच रहा है दैट इज ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, कि आपका प्लिंथ एरिया एस्टिमेट जो है लीस्ट एक्यूरेट होता है, ठीक है। साथ ही साथ आप ये ध्यान रखिए कि जो डिटेल एस्टिमेट होता है वो मोस्ट एक्यूरेट होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 सॉरी। अकॉर्डिंग टू डिकन्स फॉर्मूला द फ्लड डिस्चार्ज Q इन Qmax इज गिवन बाय ए C इंटू A टू द पावर 2/3, ऑप्शन बी C इंटू A टू द पावर 3/4, ऑप्शन C इंटू A टू द पावर 5/6, और ऑप्शन डी C इंटू A टू द पावर 7/8। सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला है डिकन्स फॉर्मूला का, आपको बताना है इसमें से सही ऑप्शन क्या है।
तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन बी CA⁴ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये गेट में भी आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। In case of tension member consisting of two angles back to back of same side gusset plate, where is K equal to? What is K equal to? Options are, अब देखिए ऑप्शन क्या है, फॉर्मूले के टर्म में लिखे हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है हर चीज़ में। ऑप्शन में आपका देखिए क्या रहेगा, ऊपर A1 है और डिवाइड में A1 + A2 है, पर उसके मल्टीप्लिकेशन जो है वो चेंज हो गए हैं, ठीक है। तो फॉर्मूले सेम हैं, तो इसका जो सही आंसर है मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है 3A1/3A1 + A2 इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका है हमारा, क्वेश्चन 11 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। लॉन्ग टर्म लॉस इन प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट मेंबर इज, ऑप्शन ए इलास्टिक शॉर्टनिंग, ऑप्शन बी फ्रिक्शन, ऑप्शन सी रिलैक्सेशन ऑफ स्ट्रैंड्स एंड ऑप्शन डी एंकरेज स्लिप। आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा लॉन्ग टर्म लॉस होता है प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट के अंदर। तो देखिए फ्रिक्शन तो तुरंत ही आ जाता है, तो फ्रिक्शन के होने के चांसेस नहीं है। इलास्टिक शॉर्टनिंग हो जाती है, इसके आने के चांसेस नहीं है। तो आपका जो बच रहा है बेसिकली, और जो स्लिप है वो भी आपका तुरंत हो जाता है। तो सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ए RCC बीम ऑफ 200 mm width and 300 mm effective depth is reinforced with Fe415 grade steel. The grade of concrete used is M20. The limiting moment carrying capacity of this beam is A 47.88, option B is 53.28, option C is 49.68 and option D is none of these। ठीक है, इसमें से हमें चूज़ करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, दिया हुआ है आपको ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया हुआ है, बीम की विड्थ दी है और इफेक्टिव डेप्थ दी है। इसको आप करके देखिए ज़रा, उसके बाद मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ क्या होता है इसका। ध्यान रखिएगा, आपसे क्या बोल रहा है, लिमिटिंग मोमेंट ऑफ कैरिंग कैपेसिटी पूछा है। लिमिटिंग मोमेंट यानी कि MU लिमिटिंग की बात कर रहा है, और आपसे बोल दिया Fe415 है, तो MU लिमिटिंग इज इक्वल टू 0.138 FCK/BD²। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर है। सॉरी ये थोड़ा सा, ठीक है, आप इसमें फॉर्मूला लगाएंगे 0.138 FCK/BD²। आपको क्वेश्चन में BD और FCK की वैल्यू दी है, आप इसे कैलकुलेट करके निकालिएगा। क्वेश्चन सिंपल ज़रूर है, पर बिना कैलकुलेटर के सॉल्व करना यानी कि आपका टाइम बर्बाद होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करिए और देखिए कि कितना टाइम में आप लगा पा रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैं इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ, वरना आप खुद से ट्राई ही नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन ए, एंगुलर पार्टिकल्स रिड्यूस वर्केबिलिटी। ऑप्शन बी, एंगुलर पार्टिकल्स प्रोड्यूस स्मूथर मिक्स। ऑप्शन सी, एंगुलर पार्टिकल्स डू नॉट अफेक्ट वर्केबिलिटी एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ दिस। एंगुलर पार्टिकल्स क्या करते हैं, हमारी वर्केबिलिटी को रिड्यूस कर देते हैं, तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर आ जाएगा। अगर राउंडेड पार्टिकल्स आ जाते हैं तो वर्केबिलिटी ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि वर्केबिलिटी किस तरह के साइज ऑफ मटेरियल या शेप ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, टॉर्शनल रेजिस्टेंस कैपेसिटी ऑफ अ गिवन RC सेक्शन। ऑप्शन ए, डिक्रीज in stirrup spacing. Option B, decrease with increase in longitudinal bars. Option C, increase with increase in stirrups and longitudinal steel and option D is none of these। इनमें से कोई भी नहीं, तो आपको चूज़ करना है इनमें से क्या सही आंसर होगा। टॉर्शनल रेजिस्टेंस कैपेसिटी के बारे में बता कर है, इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी इसका सही ऑप्शन है, इंक्रीज करता है विद इंक्रीज इन स्टिरअप्स एंड लॉन्गिट्यूडनल स्टील्स। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, टू फॉर्म स्टिल वाटर पॉकेट्स इन फ्रंट ऑफ कैनाल हेड फॉलोइंग इज कंस्ट्रक्टेड। ऑप्शन ए, फिश लैडर। ऑप्शन बी, डिवाइड वॉल। ऑप्शन सी, डैम एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। आपको चूज़ करना है कि स्टिल वाटर पॉकेट
जो आपकी कैनाल है उसके आगे कब कौन सा बनाया जाता है, उसको स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज़ ऑप्शन सी, डैम बनाया जाता है। ठीक है, आई थिंक सबको पता होगा। आप जितने क्वेश्चन सही करते आ रहे हैं उसके लिए 1 मार्क्स देते जाइए, जितने क्वेश्चन आप गलत कर रहे हैं उसके लिए -2.5 मार्क्स दीजिए। और जैसे ही हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे उसके बाद आप एनालाइज करिएगा कि आपके जो गलत हो गए वो क्यों गलत हुए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एसएससी जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको ये पता रहे कि आपके गलत क्यों हो रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन कैनाल पासेस ओवर अ रिवर द स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड इज कॉल्ड। ऑप्शन ए क्रॉस ड्रेनेज, ऑप्शन बी एक्वाडक्ट, ऑप्शन सी सुपर पैसेज एंड ऑप्शन डी इज लेवल क्रॉसिंग। आपसे क्या बोल रहा है, कैनाल इज ओवर द रिवर, तो इस तरह का स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है, एक्वाडक्ट बोलते हैं इसको। जब आपकी क्या होती है, कैनाल जो है रिवर के ऊपर होती है तो एक्वाडक्ट बोलते हैं इसे। अदरवाइज हम उसे सुपर पैसेज बोलते हैं, तो वो अपोजिट केस है उसका। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों ने ये क्वेश्चन का भी आंसर बहुत ही आसानी से दे दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। गैरेट डायग्राम इज बेस्ड ऑन, बिल्कुल डायरेक्ट सीधा सीधा क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है कैनेडी थ्योरी, ऑप्शन ए सही। ऑप्शन बी है लेसीज थ्योरी, ऑप्शन सी है कटर्स फार्मूला, ऑप्शन डी है मैनिंग फार्मूला। तो देखिए ये आपके इरिगेशन का पार्ट था, पर ये बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो आपके कैनेडी और लेसीज को छोड़ दें अगर, तो बाकी सारी चीज़ें आपके ओपन चैनल फ्लो से आ गई हैं। ठीक है, तो घबराना नहीं है ऐसा, आपकी जो पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप उससे ज़रूर अटेम्प्ट करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन BIS 456 1978 इज बेस्ड ऑन। ऑप्शन ए डायगोनल टेंशन फेलियर, ऑप्शन बी इज डायगोनल कंप्रेशन फेलियर, ऑप्शन सी इज टेंशन फ्लेक्सुरल टेंशन फेलियर। ठीक है, तो आपसे शेयर स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, तो शेयर स्ट्रेस के लिए आंसर सही है आपका ऑप्शन बी डायगोनल कंप्रेशन फेलियर। इसके लिए अपनी मैक्सिमम शेयर जो है डिफाइन करी गई है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। एज पर IRC द स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ स्ट्रिपिंग वैल्यू ऑफ विटामिन शुड नॉट एक्सीड। ऑप्शन ए 2%, ऑप्शन बी 3%, ऑप्शन सी 4% एंड ऑप्शन डी इज 5%। तो इसका सही आंसर है दैट इज ऑप्शन ए 2% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, दैट इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। कोर्स सॉइल जनरली ऑप्शन ए आर कोहेसिव, ऑप्शन बी इम्परमेबल, ऑप्शन सी लार्ज हैव लार्ज पार्टिकल साइज एंड डी नन ऑफ दिस। तो जो आपके कोहेसिव पार्टिकल्स होते हैं, कोहेसिव सॉइल जो होती है वो आपके लार्ज पार्टिकल्स के साथ होती है, तो आपका जो सही सी ऑप्शन है वो उसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। मैक्सिमम परमिसिबल हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिफ्लेक्शन इन स्टील इज। अगेन ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हम भी पहले देख चुके हैं प्रीवियस सेट्स में, ये आया हुआ है, अगेन ये फिर से आ गया। ऑप्शन ए है आपका स्पान अपॉन 500, ऑप्शन बी है आपका स्पान अपॉन 300, ऑप्शन सी है आपका स्पान अपॉन 2000 एंड स्पान डी है आपका नन ऑफ दिस। आराम से इसको चूज़ करिए क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी हमारी टेस्ट सीरीज में आ चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हो उससे पहले। इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन बी स्पान अपॉन 350 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। साइड फेज reinforcement is provided in RC beam when the depth exceeds A 450 mm, B 750 mm, C 1000 mm and D 1250 mm। अगेन ये रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रैक्टिस टेस्ट में कई बार पूछा जा चुका है, SSC JEE में भी कई बार पूछा जाता है, तो आपको इनमें से एक सही आंसर बताना है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है दैट इज़ ऑप्शन बी 750 mm होना चाहिए। ठीक है, जब आपकी बी डेप्थ जो है 750 से ज़्यादा चली जाती है तो आप क्या करते हैं, साइड फेस रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर। रिपीट आता है ये कई बार, तो इसको नोट करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 24। द मिनिमम नंबर ऑफ बार्स प्रोवाइडेड इन RC कॉलम इज। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन डी इज 8। ठीक है, तो अभी देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है,
क्योंकि इसमें आपको शेप नहीं बताया है कि कौन से शेप की बात कर रहे हैं। जनरली आपको शेप देगा तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो सबको मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि शेप नहीं दिया है, ठीक है। पर अगर शेप दे दिया तो अगर बोल दिया आपसे कि रेक्टेंगुलर कॉलम देना है, रेक्टेंगुलर, तो आपके हाथ में है कि आप कितने इसमें कॉलम्स देना चाहते हैं। आप चाहें तो 8 भी दे सकते हैं, और पर मिनिमम जो रहेगा इसमें, जो मिनिमम क्वालिटी रहेगी वो आपकी कितनी रहेगी, 4 की रहेगी। इस तरीके से कॉलम है, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा। तो 4 नंबर ऑफ़ कॉलम जो है वो मिनिमम आपको देने पड़ते हैं रेक्टेंगुलर सेक्शन में। वहीं अगर सर्कुलर कॉलम आ जाए तो 1 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4 यहाँ, 5 यहाँ, 6 यहाँ, तो 6 कॉलम देने पड़ते हैं आपके सर्कुलर कॉलम के अंदर, और 4 देने पड़ते हैं आपके रेक्टेंगुलर चैनल के अंदर, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट्स करिए कि आपको किस चीज़ पर वीडियो चाहिए, तो हम उस चीज़ पर आपके लिए वीडियो ला देंगे। और अगर आपको वीडियो में कोई भी सजेशन देना है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में देकर बता सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ, जो हमारा आखिरी क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। टेस्ट एंड ऑर्डर इन वाटर आर जनरली रिमूव्ड बाय द मेथड ऑफ ए एरेशन, बी क्लोरिनेशन, सी फिल्ट्रेशन एंड डी लाइम सोडा ट्रीटमेंट। तो टेस्ट एंड ऑर्डर जो है उसे कैसे रिमूव किया जाता है, क्वेश्चन ये बोल रहा है। डायरेक्ट क्वेश्चन है तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। एरेशन के द्वारा हम टेस्ट एंड ऑर्डर को रिमूव करते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चन। आज के हमारे सेशन के 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब देखिए आपका काम क्या है, आपको अपना कॉपी पेन में जो आपने आंसर लिखे हैं आप उन्हें चेक करिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने क्वेश्चन गलत हैं। स्पेशली जो आपके आंसर गलत हुए हैं उन पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। उनसे रिलेटेड आप चाहे तो थ्योरी भी पढ़ सकते हैं, उनसे रिलेटेड आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अल्टीमेट आपका एम ये होना चाहिए कि आप पे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बने, ठीक है। अगर अभी नहीं भी बन रहा है तो कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस करते जाइए। डेली हम आपको वीडियोस प्रोवाइड करेंगे, आप उन्हें देखते जाइए। आप क्वेश्चन अगर जो नहीं भी बन रहे हैं वो सारी चीज़ें आपके क्या है स्ट्रांग होती जाएगी, और आप फाइनली एसएससी जेईई को आप क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ उसे शेयर ज़रूर करिए दोस्तों के साथ। आप दोस्तों को बताइए कि प्रैक्टिस सेट्स चल रहे हैं एसएससी जेईई के, जिसमें हम आपको हर सब्जेक्ट के बारे में अच्छे से अच्छे क्वेश्चन ला के देते हैं ताकि आपके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं अभी फ़िलहाल यहीं एंड करता हूँ। कल हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तो तैयारी आप अपनी जारी रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।